नमस्कार, मैं दीपक कुमार और इस समय हम दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हैं। मेरे पीछे दिख रहा गेट नंबर 4 ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रशासन का कार्यालय इधर ही है, जो कि यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। और ये कला संकाय का ऑफिस है और यहाँ पे जो कुछ शिक्षक, अतिथि शिक्षक और शोधार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस विद्यालय से कभी किसी जमाने में पढ़ा और उसके बाद अभी नियुक्ति के लिए ये भी नहीं कह रहे कि हमें नियुक्ति चाहिए, ये सिर्फ इतनी ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें कम से कम साक्षात्कार में बुलाया जाए ताकि इनको एक परमानेंट नौकरी मिल सके। अब सोचने वाली बात यह है कि शिक्षक की बात सामने प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही। आज आप देखेंगे ये अनिश्चितकालीन धरने का 14वां दिन है। 14 दिन हो गए हैं पर प्रशासन अब भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। हम बात करेंगे इनसे ही कि ऐसी क्या चीजें हैं कि हमारे शिक्षक शोधार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्या चीजें हैं जो नवाचार इतने विश्वविद्यालयों में नई नई चीजें आ रही है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर एनईपी का भी बोझ है और उसके बावजूद भी पढ़ाने के साथ साथ ये चाहते हैं कि इनकी नियुक्तियां भी हो, पर उस नियुक्तियों में भी क्या क्या चीजें फेरबदल हो रही है। हम सर बैठे हुए हैं, सर से ही बात करते हैं कि सर आज 14 दिन हो गए हैं आपका ये जो धरना चल रहा है, इसमें अभी तक सामने ही कुलपति है, इनका ही कुछ ही मीटर की दूरी पर है, तो क्या यहाँ से कुछ आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? देखिए, सुनवाई का जहाँ तक सवाल है, मैंने ये कोई धरना नया नहीं है। हमने सारे मानवीय और कम से कम लागत वाले, जिसमें कोई जन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जन की बात मैंने वाइस चांसलर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये विगत 2.5 साल में कई बार पत्राचार हुआ। डूटा में लिखा गया, डूटा ने भी अपने तरीके से बातों को रखा, सरकार को लिखा गया, लेकिन वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया और इन्होंने सरकार को गुमराह किया। जैसे यूजीसी अभी खत्म होने वाली संस्था है, पता नहीं बचेगी या खत्म होगी, ये तो आने वाला कल बताएगा। वहां से भी इनको इंस्ट्रक्शन हुआ, बट इन्होंने उसे भी दबाने की कोशिश किया। जब इसको हम पिछले 6 महीने में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के माध्यम से बात उठाने की कोशिश किया, तो इन्होंने प्रिंसिपलों के माध्यम से अतिथि शिक्षकों पे दबाव बनाया कि धरने में नहीं जाना है, पता करो आपके गेस्ट टीचर हैं कहाँ। सारे गेस्ट टीचर को डराया। कुछ डीन एंड फैकल्टी और डिपार्टमेंट में जो इनके आगे पीछे घूमने वाले प्रोफेसर, किसी किसी को होता है मैं एक्सपर्ट बन जाऊं, वो निजी स्वार्थ पर केंद्रित रहने वालों ने क्या किया कि उन्होंने विद्यार्थियों को डराना, जो रिसर्च स्कॉलर है उनको डराना शुरू किया। बावजूद इसके हमें ठीक ठाक समर्थन, जिसको कहते हैं, गलत को गलत कहने के लिए लोकतंत्र में एक आदमी ही पर्याप्त होता है। हमारे पास अभी वर्तमान डूटा से लेकर के इलेक्टेड ईसी मेंबर्स, भूतपूर्व डूटा प्रत्याशी, एसी मेंबर्स, डूटा एग्जीक्यूटिव आ चुके हैं। सुबह से हमारे पास भी 2 एसी मेंबर्स और डूटा एग्जीक्यूटिव, एसी मेंबर्स, भूतपूर्व एक संगठन के मुखिया और अभी एक और डूटा एग्जीक्यूटिव जो वर्तमान में वो भी आए थे। हमारा मैसेज जा रहा है, लेकिन जो एक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का घमंड होता है ना, रावण को बहुत बड़ा अहंकार था। तो जब इन्होंने 5000 नियुक्ति 50 एपीआई पे किया, तो अचानक चलती भर्ती प्रक्रिया में इन्होंने नियम बदला। उसके बाद अब ये यहाँ के विद्यार्थी, जिस विश्वविद्यालय के ये कुलपति है, ये खुद बाहर से आए हुए लोग हैं, आज वही लोग इस विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को, यहाँ के शोधार्थियों को कह रहे हैं कि नहीं जी तुम तो योग्य नहीं हो। तो हमें तो ब्रिटिश हुकूमत याद आती है कि गोरे लोगों ने क्या किया था इस देश पे आकर के। पहले व्यवसाय स्थापित किया कलकत्ता में, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया, उसके बाद सांस्कृतिक रूप से कि तुम्हारा तो वेद पुराण ठीक है, समाज परिधान सब कुछ कूड़ा है। ये हमारे ही विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, भारत के संवैधानिक संस्था द्वारा स्थापित। इनको 42 साल में कुलपति बनने का अधिकार था, क्योंकि ये बड़े प्रोफेसर के बेटे थे। मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता था, लेकिन दुख हो रहा है 14 दिन में कोई बात करने नहीं आया। और आज हमारे ही विश्वविद्यालय
जो बच्चा यहाँ का पढ़ा है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, यहाँ 10 साल जो पढ़ाया है, उससे आप मेरिट की बात करते हो। मैडम हमसे बहुत सीनियर है, इन्होंने एनुअल मोड में पेपर दिया है, इन्होंने पीएचडी कर ली, इनके बच्चे बड़े हो गए, व्यवस्था की खामियां थी कि इनका नहीं हो पाया, ये अपना परिवार देखती रही। आज इनको इंटरव्यू से क्यों डिबार किया जा रहा है भाई? और जब आपने 5,000 नियुक्ति 50 एपीआई यूजीसी द्वारा निर्धारित जो एपीआई था उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था, उन्होंने पीएचडी को 25-30 दे दिया और नेट को 8 और 5 दे दिया, जबकि वो खुद कहता है यूजीसी रेगुलेशन 2018 कि जिनका नेट है और पीएचडी है अथवा पीएचडी है वो सब एलिजिबल है। ठीक है भाई, आपने 50 किया क्योंकि यूजीसी कहता है 55 और नेट, आपने 50 पे बुलाया, हमने डिप्रेस क्लास वुमेन सोसाइटी को देखते हुए हमने स्वागत योग्य कदम, सारे लोगों ने, किसी ने विरोध नहीं किया। हमारे जो भी साथी नियुक्त हुए हैं, आपने नियुक्ति देने के बाद उन्हें तो अयोग्य करार दे दिया। टॉप 40 का नियुक्त है उनको भी अयोग्य बता दिया, बिल्कुल बता दिया। जब आपने 5,000 नियुक्ति 50 एपीआई पे किया तो अचानक चलती भर्ती प्रक्रिया में आपको कौन ऐसा अपराध बोध हो गया, आपसे क्या ऐसा महसूस हुआ कि गलती हुई कि आपने टॉप 40 एंड एडिशनल पोस्ट पे 20 लोगों को कॉलिंग का प्रावधान रखा, आपने पीयर रिव्यूड को हटा दिया, आपने स्कोपस क्या है, नीदरलैंड की कंपनी है, हर साल पूरे विश्व की 200 पत्रिकाओं को सूची में शामिल करती है पैसा लेकर के और साल भर बाद बाहर कर देती है। यानी जो साल भर आज मेरी आर्टिकल छपी है स्कोपस में, तो साल भर बाद वो कूड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, भारतीय भाषाओं का कौन सा स्कोपस है, ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले कहाँ जाएं, सोशल साइंस पढ़ने वाले कहाँ जाएं। यूजीसी ने विगत 1 साल में 3 लेटर इस विश्वविद्यालय को दिया कि पीयर रिव्यूड आप काउंट कीजिए, यूजीसी के हट चुका है, मनमाना है, कोई रूल ही नहीं है भाई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पार्लियामेंट एक्ट के तहत हुई है और पार्लियामेंट को ये राइट है कि देश के कानून के हिसाब से कानून में संशोधन करे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है हमारा भारतीय संविधान का, वो कहता है कि हमें नेट का एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस सुशीला और से भारत संघ में। आपने किस आधार पे एक कमेटी बनाई, वो कमेटी ये संवैधानिक है। तो हमारा मांग बिल्कुल जायज है, हम शांतिपूर्ण तरीके से। रही बात मेरिट, मैं आपके माध्यम से आज फिर से चुनौती देता हूँ, अपने बड़ों मुझसे बखान नहीं करना चाहिए कि बिना प्रैक्टिकल, बिना अटेंडेंस मार्क्स, बिना इंटरनल असेसमेंट के यदि अपने पूरे जीवन में अब तक जो कार्यरत लोग हैं, और आगे भी चुनौती देता हूं, अगर 90 नंबर थियरी में किसी का बच्चा साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, चुनौती देता हूं, अगर किसी का विद्यार्थी लेके आया हो तो आए मेरिट मुझसे बताए, और वो पढ़ाई हुई मेरी विद्यार्थी नॉन कॉलेजेड की और पीजीटी है मुरादाबाद में। काल्पनिक मेरिट, अपने कुछ अपराध को छुपाने के लिए 40-20 का बैरिकेटिंग वाला मेरिट, हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या ऐसा क्या वो छुपा रहे हैं? अभी तो उनसे पूछिए जाकर के, हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? हमने तो बता दिया आपको कि 5,000 नियुक्ति करने के बाद मैं आपसे आपके माध्यम से प्रश्न कर रहा हूँ और आपको प्रश्न दे रहा हूँ कि जाके पूछिए कि आपको कौन सा ऐसा अपराध बोध हुआ कि आपने चलती भर्ती प्रक्रिया में एक कमेटी बनाई और आपने 9,000 लोगों को, इंटरव्यू देने वाले 90% लोगों को डिबार कर दिया। गेस्ट टीचर है, उसका वेतनमान बढ़ना चाहिए, उसका शिक्षक, जब आप कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी यूजीसी द्वारा निर्धारित कमेटी से नियुक्ति देते हैं तो आपको उसको अनुभव देना चाहिए। और अगर यूजीसी रोके तो इस संदर्भ में आपको चिट्ठी लिखना चाहिए कि हमारे यहाँ के गेस्ट टीचर डिमांड कर रहे हैं सर। तो ये बात प्रशासन के साथ साथ अभी जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था, इन दिनों शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और उन्होंने बोला था ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, और यूजीसी की कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है और नया जो संगठन आएगा वो क्या करेगा, और 5,000 नियुक्तियों के बाद अचानक से कुछ फेरबदल हो जाता है। और एनसी वेब में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक और सोल में पढ़ाने वाले जिस प्रकार से धरना दे रहे हैं, और कुछ जो इनके नियुक्ति में सारे लोग हैं, सारे ही शिक्षक हैं, कॉलेज गेस्ट हैं, ठीक है, एनसी वेब के गेस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं,
और ये धरना तीनों की मांग को लेकर के डूटा में दिया चुका है। डूटा मीटिंग में बात उठी, वाइस चांसलर को 4 रिमाइंडर दिया है और करीब 1,500 से 2,000 ईमेल जा चुकी है। कभी ऐसा भी मैम हुआ है कि जैसा कि अभी सर ने बताया कि नियुक्तियों के बीच में ही फेरबदल आना, ऐसा कुछ नवाचार पहले कभी? नहीं हमने तो कभी नहीं कभी नहीं हुआ। नहीं आप किस में एनसी वेब में है? सॉल्व। छोड़ दीजिए सर, प्राइवेट क्वेश्चन है, प्रहार हो जाएगा इन पे। अच्छा। हमारे तो आप ही टीचर हैं। बताइए क्या है, मतलब कभी ऐसी कोई नियुक्तियों में कभी कोई फेरबदल? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो भी नियुक्ति का नियम है उसको डिसाइड करती है, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट है। स्वायत्तता जो होती है ना, 2 चीज के लिए होती है। एक तो अच्छा काम करने के लिए आपको दिया गया है, लोगों का फंडामेंटल राइट मानने के लिए आपको स्वायत्तता नहीं दी गई, या देश में कोई आपातकाल नहीं लग गया है कि आप लोगों को नौकरी से वंचित कर दें, कि अर्थ की समस्या आ गई है। जो अंत्योदय की योजना थी, जो गांधी का स्वराज था, जो और संकल्पनाएं भारत की अंतिम जन तक पहुंचने की थी, उसको लागू करने के लिए विश्वविद्यालय के या किसी प्रशासक को, इंस्टीट्यूट को पावर नहीं दिया गया है बिना आपातकाल के। दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्याप्त वैकेंसी है, होनहार युवा है, देश के कोने कोने से आने वाला व्यक्ति, हर आदमी कॉन्वेंट से नहीं पढ़ा होता है। तो आप तो धीरे धीरे इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरह स्वेच्छाचारी नियमों पे चलाना चाहते हैं। क्या लग रहा है, निजीकरण करने के लिए है? नहीं नहीं, निजीकरण क्या कर सकते हैं भाई, जब तक वो तो पार्लियामेंट एक्ट के तहत बना हुआ है। लेकिन आप 2 तरह का निजीकरण होता है, एक तो सरकार कह दे कि आप चलाइए, एक होता है कि हम अपने आप को निजी प्रमोशन, निजी उपलब्धियों के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, या कुछ अगर जाने अनजाने, मैं नहीं जानता हूँ कि उनसे क्या गलती हुई, आप पूछिए जाकर के, अगर जाने अनजाने उनको लगता है तो क्या वो रद्द कर देंगे 5,000 नियुक्ति जिसको परमानेंट किया? अगर उनको लगता है कि मुझसे गलत नियुक्ति हुई है तो बताएं, पब्लिक प्लेस में मीडिया को बताएं। कोई ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है, उससे तो नहीं किया जा रहा बिल्कुल कुछ? नहीं, इसमें संगठन के लोग हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा पदाधिकारी हूँ, अच्छा। पन्ना प्रमुख हूँ। ये सब फालतू का कोई राजनीतिक, यहाँ कोई विपक्ष के लोग नहीं बैठे हैं, तो विपक्ष का तो कोई नहीं है, शिक्षक तो और शिक्षक किसी दल का होता नहीं किसी है। दल का नहीं होता। आपने मुझसे पूछा, व्यक्तिगत बता दिया, और क्या जानता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन ये मैं गारंटी साथ दे रहा हूँ कि इसमें कोई कांग्रेस, और ये क्रॉस द पार्टी लाइन सब पर्सन है भाई, हम टीचर हैं, हमको क्या लेना देना इस सब चीजों से। सरकार ने तो हमें रोका नहीं है। सरकार तो ये कह रही है कि अंतिम जन तक जो जैसा योग्यता है उसको जगह दिया जाए। ये वाइस चांसलर और उसके कुछ चहेते लोगों का और उसके कुछ फेवरिक लोगों का, जिससे उनकी साठगांठ है। आगे की सर रणनीति क्या होगी? कुलपति तो सुन नहीं रहे और शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो आप तो अपनी आवाज को, जब कुलपति नहीं सुन रहे तो कहीं ना कहीं देश के की तरफ नहीं पेश आ सकते हैं। पहली बात, हम शिक्षक हैं, हम देश के युवाओं का भविष्य बनाने का संकल्प ये दोहराते हैं और ऐसा काम करते हैं। तो अगर हम धैर्य का परिचय नहीं देंगे, हम कैसे मान लें कि सुनते नहीं? हाँ, जरूर है कि अभी तक वहां का कोई बातचीत करने नहीं आया, लेकिन हमारे धरने पे पूरी नजर है। ऐसा नहीं कि उन तक आवाज नहीं जा रही। अब वो बचना चाह रहे हैं, क्यों बचना चाह रहे हैं, क्या चेंज करेंगे, अभी हम वॉच एंड वेट की स्थिति में। अगर हमारी अभी 5 तारीख को एसी है, 12 तारीख को एसी की मीटिंग है, अगर उसमें हमारी बात मजबूती से नहीं उठाया जाता है, हमारी बात पे कोई पुनर्विचार नहीं होता है, ठीक है, या हमारे मांगों में से कुछ चीजें अभी जो क्या पॉइंट्स है डिमांड्स में? डिमांड, पहला, वर्तमान न्यू एपीआई सिस्टम जो कि यूजीसी रेगुलेशन 2018, कॉलेज कैडर, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, पी सुशीला वर्सेस भारत संघ, देश के 15 हाई कोर्ट के डिसीजन का वायलेशन है, उसे तत्काल प्रभाव से जैसे आपने लागू किया था अविलंब रद्द कीजिए। गेस्ट टीचरों को उनको शिक्षण अनुभव देने के साथ साथ उनका वेतन बढ़ाइए। 3 डिमांड हो गई। चौथी डिमांड मेरी है कि जब आपने 500 रुपया आवेदन शुल्क लिया था तो आप 2,000 क्यों किए? महिला का फ्री था आवेदन शुल्क, SC/ST का फ्री था, आपने अचानक 1,000 क्यों किया? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का आधार आर्थिक है, वो कहाँ से 1,500 लेके आएगा? आपने 1,500 क्यों किया? किससे पूछ के किया? जब इंटरव्यू का खर्चा भारत सरकार यूजीसी उठाती है, अलग से फंड आता है, आपने क्यों इस तरीके से बढ़ा दिया?
अंतिम मांग मेरी ये है कि पीयर रिव्यूड, अंतिम से जस्ट पहले कि जो पीयर रिव्यूड हमारा काउंट होता था एपीआई में, उसको काउंट किया जाए। 50 एपीआई पे जैसे अपॉइंटमेंट होता था वैसे अपॉइंटमेंट किया जाए। एसओएल और नॉन कॉलेज पढ़ाने वाले जो हमारे पीसीपी क्लास के गेस्ट टीचर हैं, देखिए दिल्ली महंगी सिटी है, उनका पर लेक्चर, क्योंकि एसओएल में तो 20 दिन क्लास होती है, 20 दूना 40, पैसा मिलता है 6 महीने बाद। तो भाई मेरे हो सकता है कोई ऐसा भी गरीब बच्चा हो जो किसी से उधार लेके जाता हो क्लास लेने, तो उसका 2500 रुपये पर लेक्चर परिसर में किया जाए, पारितोष वेतनमान किया जाए एक बार। और यही सब बातों के साथ हम बैठे हुए हैं और हमारी कोई भी मांग असंवैधानिक नहीं है, ना हम असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक ढंग से हम कोई मांग अपनी, आप देख रहे होंगे हम 5 हैं, 10 हैं, 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 9000 लोग प्रभावित हैं। 9000 लोग। उनका विश्वास है, क्योंकि उनको डराया जा रहा है, उनका विश्वास है मुझ पे कि लड़ेंगे सर, डूटा साथ देगी। हम धैर्य के पुजारी हैं, अगर हम अपना धैर्य खो देंगे तो आप अकेले ही लीड कर रहे हो सबको? नहीं, लीड तो देखो इसमें मैं कोई नेता नहीं हूँ। नेता नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि लीड करने वाला कोई नेता ही होता है। नहीं, लीड करने का हम तो नेतृत्व करता होता है, हमें जिम्मेदारी दी है। सर नेता नहीं बन गया वो। नहीं, जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जिम्मेदारी कह सकते हैं। हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ एज ए टीचर। और एज विश्वास पाना, देखो पैसा सब कमा लेते हैं यार, पद सबको मिल जाता है मोस्टली लोगों को, जनता का विश्वास जीतना। अभी बीसी साहब को पता नहीं, चौथा मूवमेंट हमारे साथ चल रहा है चौथा। अब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में चौथा मूवमेंट है मेरे द्वारा। अब सर ये देखिए 14 दिन हो गए हैं, बात कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है। अगर बात नहीं मानी गई तो आपका ये आंदोलन अब कितना बढ़ेगा, आगे कहाँ तक जाएगा? भूख हड़ताल में कन्वर्ट हो जाएगा। हड़ताल में? हाँ। और क्या होगा आगे की प्रक्रिया? कैसे? नहीं, मैं तोड़फोड़ नहीं करूंगा, जितना तो सर एक अहिंसात्मक जितनी पद्धति है सब अपनाऊंगा। उम्मीद है कि लोग, आप सब लोग इनके सपोर्ट में है साथ। जिस तरीके से सुनिए, एसी मेंबर, डोटा के पदाधिकारी, ईसी मेंबर, भूतपूर्व ईसी मेंबर साथ में है, एसी मेंबर, हमें उम्मीद है कुछ पॉजिटिव रास्ता जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी अड़ियल रुख को त्याग करके निकालने का प्रयास करेगा। अदरवाइज हमने कहा ना कि हमारे पास आए लोकतांत्रिक रास्ते हैं, हम आगे फिर चीजों को बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, अभी देखा सर भी बैठे हुए हैं, हम इन लोगों से भी कुछ बातें कर लेते हैं। सर अभी जैसा कि इन्होंने बताया, कितनी सबसे मुख्य बातें तो इन्होंने बताई, जो एपीआई है, उसके बाद जो आवेदन शुल्क है वो भी बढ़ा है, इन दिनों बढ़ाई है। और ऐसे भी जो शिक्षक जो एनसीड वेब में आते थे, सोल में आते थे, उनको 6-6 महीने बाद मतलब जो उनका जो वेतन है वो दिया जाता है। तो क्या लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को भी हनन कर रही है ये? क्योंकि वेतन तो हमें मिलना चाहिए, ऐसा सरकार भी कहती है कि 7 तारीख तक मिल जानी चाहिए, जो मंथ की जो 7 तारीख होती है, और आप 6 महीने बाद दे रहे हैं। सर पैसा और जो वेतन है वो तो खैर सेकंड पायदान पे आता है, लेकिन सबसे पहले तो यही है कि मौलिक अधिकारों के हनन में सबसे पहले हमें जो इंटरव्यू है, हमें उसी से बाहर किया जा रहा है ना। हम इंटरव्यू नहीं देंगे तो वो तो फिर बात की चीज़ें हैं ना, क्या मेडिकल सुविधाएं मिले या वो वेतन कितना मिले, वो बात की चीज़ें हैं। हमें इंटरव्यू तक तो पहुंचने दीजिए। जब हमने 40-50 इंटरव्यू दिए हैं तो ऐसा क्या हुआ अचानक के बीच में चलती भर्ती प्रक्रिया में ये सब रूल चेंज हो गए? चलती भर्ती प्रक्रिया में रूल चेंज करना ये कहाँ का अधिकार है? ये तो थोपा गया एक चीज़ है ना, थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। उसमें थोपने में फिर फीस भी बढ़ा रहे हैं, जो हम लोग फॉर्म भरते हैं उसकी फीस बढ़ा दी गई है। और 1 पे 40 और फिर 2 सीट है तो फिर उस पर 20 प्लस और 60 लोग, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? और अगर क्रीम आप ले रहे हो, हम ये कहते हैं कि आपने 1 पे 40 लोगों को बुला रहे हो, आप वो 40 लोग चले गए और उसमें भी आप एनएफएस कर रहे हो, आप तो अपनी बात पे भी नहीं हो ना। क्रीम जो जा रही है, आप कह रहे हो कि हम लोग क्रीम लेंगे, क्रीम टीचर लेंगे, तो इससे पहले कौन थे वो लोग? वो भी तो हमारे भाई थे। आप भी अभी 10 सालों से भी पढ़ा रहे हो, सर ने बताया है, तब क्या उनको ये क्रीम और इस चीजों में अंतर नहीं दिखा? हम वही जानना चाह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था? पहले भी तो वही हमारे साथ की तो टीचर थे ना, उन्हीं के पढ़ाए हुए स्टूडेंट 80% और 90% लेके आ रहे हैं नंबर, तो वो हमारे स्टूडेंट है ना पढ़ाए हुए। तो आप हमें बांट रहे हो आप लोग,
एनसीवैब के नाम पे बांट रहे हो, एसओएल के नाम पे बांट रहे हो, फीस पे बांट रहे हो, ये गलत है पहले ये चीज। 90 के दशक में और 2000 से पहले ये वही अभी जो शिक्षक है ये वही विद्यार्थी थे जो कभी इनके 60% आने पे भी इनका नाम अखबारों के पन्नों पे छपता था। और अब जिस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसमें अब के जो विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं 90-80% एक समान हो गया उनके लिए इतने मार्क्स को लाना। पर अब पता नहीं क्या यूजीसी को ऐसा क्या है कि उनको किस प्रकार के क्रीम टीचर चाहिए क्या है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पढ़ा के उन्हीं बच्चों को अव्वल लेके आते हैं। अब इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है सर, यूजीसी ने जब इस प्रकार का अंतर किया ही है विश्वविद्यालय। देखिए, इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के तानाशाही रवैया का एक सिग्नल है आपको। दो चीजें हैं। देखिए, गेस्ट का आप 55 कर रहे हैं एलिजिबिलिटी, शुड नॉट बी। आप बैरिकेटिंग कर रहे हैं, आप 40 पहले 40 को लेंगे, उसको नहीं बुलाएंगे बाकी। देखिए, यूजीसी रेगुलेशन कहीं ये तो नहीं कहता ना। यूजीसी रेगुलेशन कहता है जो भी एलिजिबल है उसको इंटरव्यू में बुलाएं आप परमानेंट में, बाकी जो होता है वो अलग बात है। लेकिन अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से कर रहा है 40 कि एक पोस्ट पे 40 को ही बुलाएंगे, और ये कहीं ये टोटली इलीगल है, वायलेशन ऑफ यूजीसी नॉर्म है, और ये इनकी एम्प्लॉयमेंट और डिग्निटी के साथ लड़ाई, ये छेड़खानी है। अब बताओ, एलिजिबल ही नहीं कर रहा है, आप बैठेंगे नहीं इंटरव्यू में तो ये कैसे जाएगा? इसका हमने सदन के अंदर, मैं चूंकि ईसी मेंबर हूँ, ईसी में विरोध किया है, हमारे लोगों ने एकेडमिक काउंसिल में भी विरोध किया है, लेकिन ये पूरी तरह से मना कर रहे हैं। और इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जो डूटा है, डूटा लीडरशिप है, अब ये उनपे काम है। हम तो सदन के अंदर लड़ेंगे इसके लिए, इलीगल के लिए, लेकिन इनको भी आगे आके अब ये यूनिवर्सिटी को कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं चलेगा। ये सबकी डिग्निटी के साथ छेड़खानी है, ये सबके एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी के साथ छेड़खानी है, तो इसके तो हम टोटली अगेंस्ट हैं। चलिए ठीक है, ये धरने का आज आप देखेंगे 14वां दिन, आगे कब तक चलेगा, इनकी मांगे कैसे मानी जाएगी या क्या नहीं मानी जाएगी। तो सभी जो यहाँ पे शिक्षक बैठे हुए हैं, साथ ही साथ सुधारती, इन्होंने तमाम उस चीजों को लेके मांग की है कि शायद जो प्रशासनिक विभाग है, जो कि मैंने बताया कुछ ही मीटर पे है, अगर उन तक ये चीजें पहुंच जाती है तो ये धरना मुझे लगता है कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और सर को भी लगता है कि अब इस चीजों को हम जल्दी कर देंगे। और अगर नहीं हुआ तो ये इसी प्रकार से चलेगा जो कि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।